नमस्कार, आप देख रहे हैं एनवाई 24 हिंदी चैनल। आज की तारीख है 10 अगस्त 2026, दिन है सोमवार। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 8:01 तक रहेगी। उसके बाद त्रयोदशी तिथि जो है वो आरंभ हो जाएगी। आज ही के दिन सावन के पवित्र महीने में दूसरा सोमवार आने वाला है, यानी कि ये दिन शिव की पूजा के लिए बेहद खास है, क्योंकि इस दिन सावन सोमवार व्रत और सोम प्रदोष व्रत का दुर्लभ संयोग बन रहा है। अगर बात करी जाए अभिजीत मुहूर्त की, तो दोपहर के 12:18 से लेकर दोपहर के 1:09 तक का समय जो है अभिजीत मुहूर्त का रहेगा। राहु काल की बात करें तो सुबह 7:27 से लेकर 9:07 का समय जो है राहु काल का रहेगा। आपको शुभ काम करने या नए काम करने से बचना चाहिए। नजर डालते हैं इस बुलेटिन में अहम और बड़ी खबरों पर। सबसे पहली और अहम खबर की तरफ चलते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी से मिलेंगे एनसीपी शरद पवार के सांसद। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी एसपी के सभी 8 सांसद सोमवार को 10 अगस्त 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। सांसद सुप्रिया के नेतृत्व में होने वाली इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। इसके साथ ही स्वतंत्रता दिवस से पहले देश भर में हर घर तिरंगा अभियान को गति देने पर भी प्रधानमंत्री का विशेष ध्यान केंद्रित है। वहीं दूसरी तरफ आज ही के दिन भारत शिक्षा व नौकरी समाचार की अगर बात की जाए तो डीयू एडमिशन होने वाले हैं। आरआरबी एडमिट कार्ड और एआई की भर्ती की मुख्य खबरें सामने आ रही हैं। डीयू पीजी एडमिशन, आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा और एएआई भर्ती अपडेट पर अगर बात की जाए तो दिल्ली विश्वविद्यालय के 1 वर्षीय पीजी कोर्सेज में दाखिले के लिए फेज 2 रजिस्ट्रेशन की आज लास्ट डेट रहेगी। इसी के साथ ही रेलवे भर्ती बोर्ड में भी आज की शिफ्ट में बैठने वाले उम्मीदवारों के लिए ग्रुप डी परीक्षा में एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। दूसरी ओर एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जूनियर एग्जीक्यूटिव पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया तेजी से चल रही है। इसके अलावा पारंपरिक बोनालू त्योहार के कारण आज तेलंगाना के सभी स्कूलों में ऑफिशियल छुट्टी का ऐलान किया गया है। अब बात करते हैं संसद के मानसून सत्र की, तो कांग्रेस ने जारी किया सख्त व्हिप। टकराव के आसार बन सकते हैं। 10 अगस्त 2026 से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में भारी राजनीतिक हलचल देखने को मिलेगी, जिसके लिए कांग्रेस ने अपने लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को 10 से 12 अगस्त तक सदन में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के लिए 3 लाइन का सख्त व्हिप जारी कर दिया। इस सत्र के दौरान फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के संशोधन विधेयक और दिल्ली चावल सब्सिडी जैसे कई अहम नीतिगत मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखी बहस और गतिरोध होने के आसार बने हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ कॉमनवेल्थ गेम्स की अगर बात की जाए तो पीएम नरेंद्र मोदी ने पदक विजेताओं से की मुलाकात। बोले जो खेलेगा वो खिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पदक विजेता खिलाड़ियों और भारतीय दल के सदस्यों से मुलाकात की है। उनके शानदार प्रदर्शन की सराहना भी की। पीएम नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों के साथ एक रील भी साझा की है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो खेलेगा वो खिलेगा। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने कुल 39 पदक जीते हैं, जिसमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य शामिल हैं। भारतीय पदक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गए। जूडो में भारत ने पहली बार 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, जबकि नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक कर रजत और तेज स्वर्ण शंकर ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। बॉक्सिंग की अगर बात की जाए तो भारतीय खिलाड़ियों ने 7 सोने के जो पदक है जीते हैं, जबकि 3 रजत पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया है। बात करते हैं सीएम योगी की, तो सिद्धार्थ नगर में सीएम योगी बोले कि सपा कांग्रेस समाज को जाति के नाम पर बांट रही है, इसके एजेंडे में विकास नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिद्धार्थ नगर में 311 करोड़ रुपए से अधिक की 107 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सिद्धार्थ नगर में आकाशीय जिलों में तेजी से प्रगति की है और नीति आयोग से पुरस्कार भी हासिल किए। सीएम योगी ने कांग्रेस पर शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के क्षेत्र में देश के साथ धोखा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद देश में कौशल विकास केंद्र, आईटीआई, आईआईटी और आईआईएम और मेडिकल कॉलेजों की संख्या में बड़ा इजाफा हुआ है। साथ ही उन्होंने सपा और कांग्रेस पर जाति के नाम पर समाज को बांटने और विकास कार्यों में बाधा डालने का आरोप भी लगाया। वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी का सपा कांग्रेस पर हमला। बोले युवाओं को पहचान और रोजगार का संकट दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को सिद्धार्थ नगर में सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और आरोप लगाया कि दोनों दल फिर से समाज को जाति के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने प्रदेश में कानून व्यवस्था सुधारने के साथ युवाओं के लिए शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं। योगी ने दावा किया कि यूपी में अब तक करीब 9 लाख सरकारी नौकरियां दे दी जा चुकी हैं और
जल्द ही नई युवा नीति लाई जाएगी। उन्होंने कांवड़ यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है, यात्रा को कोई रोक नहीं सकता। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य युवाओं को जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बनाना है। इसके लिए स्किल डेवलपमेंट, कोचिंग, टैबलेट और बेटियों के लिए स्कूटी जैसी योजनाओं पर भी काम किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर कांवड़ यात्रा की बात की जाए तो हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई है। हर हर महादेव के जयकारों से गूंजा कांवड़ मार्ग। कांवड़ यात्रा के दौरान रविवार को गाजियाबाद में शिव भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। जिला प्रशासन ने कांवड़ मार्ग से गुजर रहे शिव भक्त कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की है और आसमान से फूल बरसते देखकर कांवड़ियों में उत्साह और खुशी की लहर दौड़ गई। पूरा मार्ग हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से गूंज उठा। कांवड़ियों ने प्रशासन के इस स्वागत की सराहना करते हुए कहा कि पुष्प वर्षा से उनकी यात्रा का उत्साह और बढ़ गया। प्रशासन ने कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा, यातायात और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम भी किए हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। अब बात करते हैं सीएम मोहन यादव की। तो सीएम मोहन यादव ने 4 फ्लाइट का किया शुभारंभ। अब एमपी से सीधे जुड़ गए हैं पटना और कोलकाता। मध्य प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल एयरपोर्ट से 4 नई फ्लाइट्स को हरी झंडी दिखा दी है। इसमें भोपाल रीवा, भोपाल पटना, रीवा कोलकाता और जबलपुर कोलकाता की सीधी हवाई सेवाएं शामिल होंगी। इन उड़ानों से यात्रियों का समय बचेगा और व्यापार, पर्यटन, शिक्षा व रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। सीएम ने बताया कि राज्य में 2 साल के अंदर अंदर 10 से अधिक नई हवाई रूट शुरू किए जा चुके हैं और 5 नए एयरपोर्ट्स को मंजूरी मिली है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने मध्य प्रदेश की नई एविगेशन पॉलिसी की सराहना की है। सरकार का लक्ष्य प्रदेश में शहरों को देश के प्रमुख शहरों से जोड़कर हवाई कनेक्टिविटी का और विस्तार करना है। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। एथेनॉल बिल्डिंग पर केजरीवाल की चुटकी। कहा 140 करोड़ को पीट कर कह रहे हैं बोल E20 जो है वो सही है। E20 पेट्रोल को लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा है। केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करके चुटकुले के जरिए E20 नीति पर तंज कसा और आरोप लगाया कि लोगों पर इसे जबरन थोपा जा रहा है। वे पिछले कुछ हफ्तों से लगातार E20 के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। हाल ही में पीएम आवास पर पैदल मार्च भी किया गया था। केजरीवाल ने दावा किया कि E20 से वाहनों का माइलेज कम होने, कुछ पार्ट्स पर असर पड़ने की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। उन्होंने मांग की कि पेट्रोल पंपों पर E20 के साथ साथ प्योर पेट्रोल का विकल्प भी उपलब्ध करवाया जाए। साथ ही उन्होंने E20 की कीमत कम करने और पेट्रोल के दाम 84 रुपए प्रति लीटर से नीचे लाने की मांग भी की है। अगली बड़ी खबर बिहार से आ रही है। सीएम ने माना कि बिहार के लोग छिपकर पी रहे हैं शराब। पटना में नशा मुक्ति कार्यक्रम में कहा कि लोग पूजा के बहाने देवघर, बनारस और कुशीनगर ज्यादा जाने लगे हैं। पटना के लोक भवन में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्वीकार किया कि शराबबंदी के बावजूद बिहार में कुछ लोग छिपकर शराब का सेवन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई लोग पूजा के बहाने देवघर, बनारस और कुशीनगर जैसे स्थानों पर जाने लगे हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने, शराबबंदी कानून को प्रभावी बनाने पर जागरूक करना है। इसमें बड़ी संख्या में स्कूली और कॉलेज के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में राज्यपाल और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मौजूद रहे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का सीधा प्रसारण भी किया गया। अब बात करते हैं मिडिल ईस्ट की। तो जंग के बाद पहली बार सामने आए मौसमी खामेनेई सेहत को लेकर उठ रहे सवालों के बीच में वीडियो जारी कर दिया गया है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामेनेई का जंग के बाद पहली बार वीडियो सामने आया है, जिसे ईरानी न्यूज एजेंसी ने जारी किया है। वीडियो में मोस्तफा जमीन पर बैठे लोगों के बीच में उनसे बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। सुप्रीम लीडर बनने के बाद सामने आया कि ये उनका पहला वीडियो है। हालांकि इसे अब कब रिकॉर्ड किया गया है इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। पिछले दिनों उनकी सेहत को लेकर गंभीर दावे किए गए और अस्पताल में भर्ती होने की खबरें भी सामने आई थी। अब वीडियो के सामने आने से इन दावों पर सवाल उठने लगे, लेकिन मौजूदा स्वास्थ्य स्थिति को लेकर अभी भी तस्वीर पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू बोले कि जब तक प्रधानमंत्री हूं, फिलिस्तीन देश नहीं बनेगा। गाजा से सेना हटाने से भी इनकार कर दिया गया। ट्रंप का प्लान खारिज किया गया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को कहा कि उनके प्रधानमंत्री रहते फिलिस्तीन एक देश नहीं बनेगा। उन्होंने गाजा से इजरायली सेना हटाने से इनकार करते हुए कहा कि हमास को पूरी तरह निहत्था करना जरूरी है। नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा प्लान को पूरी तरह स्वीकार करने के दावों को खारिज कर दिया और कहा कि अमेरिका
अमेरिका के साथ इस मुद्दे पर बातचीत जारी है। उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन की कुछ बातें इजराइल को मंजूर है, जबकि कुछ पर सहमति नहीं है। वहीं इजरायली सरकार के कट्टरपंथी नेताओं ने भी गाजा से सेना हटाने का विरोध किया है। इस बात पर हमास और इजराइल के बीच में युद्ध के बाद गाजा के भविष्य को लेकर अमेरिका और इजराइल के बीच में मतभेद सामने आने लगे हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। एयर इंडिया फ्लाइट ट्रबुलेंस मामले में एक्शन शुरू हो गया। दोनों पायलट को रोस्टर से हटा दिया गया। फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया फ्लाइट में ट्रबुलेंस की घटना के बाद डीजीसीए ने दोनों पायलटों की जांच की। पूरी तरह से एक बार रोस्टर से उन्हें हटा दिया गया। 4 अगस्त की इस घटना में विमान में 134 यात्री सवार थे, जबकि 12 यात्री और क्रू सदस्य घायल हुए थे। नियमों के तहत दोनों पायलटों का नशीले पदार्थों से जुड़ा स्क्रीनिंग टेस्ट करवाया गया। पायलट इन कमांड की रिपोर्ट की पुष्टि के लिए सैंपल लैब भेजा गया और अंतिम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर कनाडा से आ रही है, जहां कनाडा में जंगल की आग ने पकड़ी खतरनाक रफ्तार। 20,000 लोग घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में जंगल की आग तेजी से फैलने के बाद 20,000 से ज्यादा लोगों को घर खाली करने के आदेश दिए गए हैं। इसमें समरलैंड के करीब 12,000 और पीचलैंड के करीब 8,000 लोग शामिल हैं। शुक्रवार शाम को शुरू हुई आग कुछ ही घंटों में करीब 50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैल गई। आग की चपेट में कुछ घर भी आए। हालांकि कितने घर पूरी तरह जले हैं, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई। तेजी से फैलती आग के चलते प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में अलर्ट बढ़ा दिया है। वहीं अगली बड़ी खबर पंजाब से आ रही है, जहां पर एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। कावड़ियों को कार ने रौंद दिया, 3 की मौत हो गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी पर अड़े हैं कावड़िए। फतेहगढ़ साहिब के सरहंद में रविवार सुबह की अगर बात की जाए तो तेज रफ्तार कार ने 4 कावड़ियों को टक्कर मार दी है, जिसमें 3 की मौत हो गई है, जबकि एक घायल हुआ है। हादसा करीब रात को 2 बजे सरहंद जीटी रोड पर हुआ, जब कावड़ियों का जत्था जो है गंगोत्री से पवित्र जल लेकर फरीदकोट को कोटकपुरा लौट रहा था। मृतकों की पहचान दीपक महेंद्रपाल जगदीश मित्र के रूप में हुई है, जबकि घायल कावड़िए की पहचान मुकेश कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने मौके से कार की टूटी नंबर प्लेट बरामद की है और मामले की जांच शुरू कर दी। अधिकारियों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। अब बात करते हैं वेदर अपडेट की, तो 10 अगस्त को यूपी के 14 जिलों में भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में मानसून सक्रिय बना हुआ है। आईएमडी ने 10 अगस्त को 14 जिलों के लिए भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इसमें सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, जालौन, झांसी, ललितपुर, बांद्रा, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र समेत अन्य जिले शामिल हैं। पश्चिमी व पूर्वी यूपी के कई इलाकों में बारिश के साथ साथ गरज चमक और तेज बौछारें पड़ने की संभावना भी है। लखनऊ में भी बादल छाए रहने के साथ साथ शाम या रात में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने किसानों को जल भराव से बचने के लिए निकासी की व्यवस्था करने, आकाशीय बिजली के दौरान खुले स्थानों से दूर रहने की सलाह दी है। वहीं दूसरी तरफ बाढ़ से बेहाल असम के लिए छत्तीसगढ़ ने बढ़ाया मदद का हाथ। सीएम विष्णुदेव साय ने 5 करोड़ रुपए की सहायता की घोषणा कर दी है। असम में बाढ़ के बिगड़ते हालात के बीच में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने असम के मुख्यमंत्री हिम्मत बसवा शर्मा से फोन पर बात की। उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए 5 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। असम के 12 जिले अब भी बाढ़ की चपेट में है और करीब 1.47 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। इस साल बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में अब तक 99 लोगों की मौत हो चुकी है। अगली बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां जेपीएससी और जेएसएससी मामला आयोग के 3 सदस्यों का इस्तीफा जो है राज्यपाल ने मंजूर कर लिया है। सीआईडी शुरू करेगी पूछताछ। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने जेपीएससी के 3 सदस्यों अर्जिता भट्टाचार्य, अनीमा हांसदा और जमाल अहमद के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया। यह फैसला राज्य सरकार की सिफारिश के बाद लिया गया। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों के आंदोलन के बीच में सीआईडी की जांच भी तेज हो गई है। जांच टीम आयोग के पूर्व अधिकारियों और रिमांड पर चल रहे आरोपियों से पूछताछ करेगी। मामले में जांच के आधार पर आगे और गिरफ्तारियां होने की संभावना भी जताई जा रही है। बढ़ते अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। नागौर का डांगावास हत्याकांड की अगर बात की जाए तो 40 आरोपियों के बरी होने पर भड़की ममता भूपेश बोली, न्याय की लड़ाई जारी रहेगी। राजस्थान के नागौर के 34 डांगावास हत्याकांड में सभी 40 आरोपियों के बरी होने के बाद कांग्रेस ने फैसले पर नाराजगी जताई है। पूर्व मंत्री ममता भूपेश ने डांगावास पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। उन्होंने कहा कि परिवार को न्याय दिलाने के लिए फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील भी की जाएगी। ममता भूपेश ने पीड़ित परिवारों को पर्याप्त सरकारी सहायता और नौकरी नहीं मिलने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और न्याय की लड़ाई में आगे भी जारी रहेगी।
बात करते हैं पश्चिम बंगाल की तो बड़े-बड़े पत्थर मारे गए, ममता के काफिले पर हमला किया गया, प्रदर्शनकारियों ने फेंके पत्थर, जूते, पुलिस पर लगाया आरोप। पश्चिम बंगाल के हली शहर में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के काफिले का प्रदर्शनकारियों ने विरोध किया और आरोप है कि भीड़ ने उनकी गाड़ी पर पत्थर, कीचड़ और पानी की बोतलें, जूते, चप्पल भी फेंके। ममता बनर्जी ने दावा किया कि पुलिस की मौजूदगी में हमला हुआ है। कहा कि खिड़कियां खुली होती तो बड़ा नुकसान हो सकता था। वह पुलिस हिरासत में संदिग्ध परिस्थितियों में मृतक टीएमसी कार्यकर्ता के परिवार से मिलने जा रही थी। घटना के बाद टीएमसी नेताओं ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सरकार को भी घेरा है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की तो कोल्ड स्टोरेज, फ्रीज ड्राई यूनिट और रेफ्रिजरेटर वैन के लिए 70% तक की सब्सिडी दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मछली पालन क्षेत्र को मजबूत करने और पोस्ट हार्वेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल्ड चेन सुविधाओं की योजना शुरू की है। इसके तहत पात्र लाभार्थियों को 5 मीट्रिक टन के कोल्ड स्टोरेज, फ्रीज ड्राई यूनिट और रेफ्रिजरेटर वैन पर 70% तक की सब्सिडी देने का वादा किया है। योजना का लाभ मछुआरों, मछली पालकों, सहकारी समितियों, एफपीओ और समय सहायता समूहों व बेरोजगार युवाओं को दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे मछली की बर्बादी कम होगी, रोजगार बढ़ेगा और उत्पादों को बेहतर कीमत मिलेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने योजना के पारदर्शी व समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश भी दिए हैं। अब बात करते हैं बिहार की तो आईएएस अफसर एनएसए अजीत डोभाल का खुफिया एजेंट निकला, फर्जी अधिकारी बनकर ठगी करने वाले गिरफ्तार कर लिए गए। बिहार के खड़गिया में पुलिस ने मनीष कुमार उर्फ मनीष गुप्ता को गिरफ्तार किया, जो खुद को आईएएस अधिकारी और एनएसए अजीत डोभाल का खुफिया एजेंट बताकर लोगों पर रोब जमाता था। पुलिस ने उसके ठिकाने से भारत सरकार लिखी हुई टेस्ला कार, टाटा सफारी, 31 लीटर विदेशी शराब, 5 आईफोन और 28 क्रेडिट डेबिट कार्ड बरामद किए हैं। आरोपी के पास फर्जी पहचान पत्र, 12 सिंगा के 2 सींग भी मिले हैं। पुलिस के मुताबिक वह लंबे समय से फर्जी अधिकारी बनकर ठगी कर रहा था और अब उसकी बेनामी संपत्तियों की जांच के लिए ईओयू की भी मदद ली जा रही है। वहीं दूसरी तरफ 6 दिनों से आमरण अनशन पर बिहार के पीएचडी शोभार्थी बैठे हुए हैं। आयु सीमा जो है 55 वर्ष करने की मांग की जा रही है। बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया को लेकर शोभार्थियों ने आंदोलन तेज कर दिया है। 6 सूत्री मांग पत्र जारी किया गया है। इसकी प्रमुख मांगों में पुरानी यूजीसी नियमावली लागू करना, पीएचडी और एनईटी जेआरएफ के लिए अलग अलग वेटेज देना और अधिक उम्र जो है उसकी सीमा 55 वर्ष करना शामिल है। शोभार्थियों ने सभी विषयों में रिक्त पदों पर नियमित बहाली, चयन प्रक्रिया में डोमिसाइल नीति का लागू करने पर भी मांग की है। कांग्रेस सांसद पप्पू यादव, राजेश राम, भाकपा माले नेताओं ने आंदोलन स्थल पर पहुंचकर उनकी मांगों का समर्थन भी किया है। आंदोलनकारियों का कहना है कि लंबे समय से वैकेंसी का इंतजार कर रहे कैंडिडेट्स को नियुक्ति के लिए उचित अवसर मिलने चाहिए। अब बात करते हैं खेल जगत की तो भारतीय टेस्ट टीम ने में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 5000 से ज्यादा रन और 17 शतक लगाने वाले बैटर की हुई एंट्री, साई की जगह ली गई है। श्रीलंका के खिलाफ 15 अगस्त से शुरू होने वाली 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में साई सुदर्शन बाहर हो गए हैं और दाहिने पैर के अंगूठे में स्ट्रेस रिएक्शन से उभर रहे सुदर्शन की मेडिकल टीम निगरानी कर रही है। उनकी जगह चयनकर्ताओं ने सरफराज खान को भारतीय टीम में शामिल किया। सरफराज ने भारत के लिए आखिरी टेस्ट नवंबर 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था और अब करीब 2 साल के बाद उनको वापसी का मौका मिला है। उन्होंने 6 टेस्ट में 371 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 3 अर्धशतक भी शामिल हैं। अब बात करते हैं टेक न्यूज की तो बीएसएनएल का 299 वाला प्लान जो है वो चर्चा में चल रहा है। 30 दिन की वैलिडिटी के साथ रोज 3 जीबी डाटा मिलेगा। बीएसएनएल का 299 वाला प्रीपेड प्लान जो है वो कीमत में ज्यादा डेटा चाहने वाले यूजर्स के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ साथ रोज 3 जीबी का हाई स्पीड डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग, प्रतिदिन 100 एसएमएस भी मिलते हैं। डेली डेटा खत्म होने के बाद इंटरनेट की स्पीड घटकर 40 केबीपीएस हो जाती है। यह प्लान कुल 90 जीबी डेटा का फायदा मिलता है। हालांकि रिचार्ज से पहले अपने क्षेत्र में बीएसएनएल की नेटवर्क कनेक्टिविटी जरूर जांच लें। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। सुखपाल खैरा ने की पंजाब विधानसभा के सत्र बढ़ाने की मांग, कहा बिलों पर ठीक से हो बहस और जांच। कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा ने पंजाब विधानसभा का सत्र कुछ और दिन बढ़ाने की मांग की है ताकि प्रस्तावित 6 महम बिलों पर पर्याप्त चर्चा और जांच हो सके। उन्होंने कहा कि डिजिटल यूनिवर्सिटी, जीएसटी, आउटसोर्स कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट नियुक्तियों समेत कई बिल आखिरी दिन पेश किए जा रहे हैं। खैरा ने सरकार पर जल्दबाजी में कानून पास कराने का आरोप
आरोप लगाते हुए कहा कि विधायकों को बिल का अध्ययन और संबंधित पक्षों से सलाह लेने का समय मिलना चाहिए। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवा से विधायी प्रक्रिया की गरिमा बनाए रखने की अपील भी की है। वहीं अब बात करते हैं उत्तराखंड की। तो भाजपा ने घोषित की प्रदेश कार्य समिति, इन दिग्गज नेताओं को मिलेगी जिम्मेवारी। उत्तराखंड भाजपा ने 2027 विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश कार्य समिति की घोषणा करते हुए 178 नेताओं को अलग अलग जिम्मेवारियां सौंपी हैं। इसमें 32 विशेष आमंत्रित सदस्य, 121 प्रदेश कार्य समिति सदस्य और 25 स्थायी आमंत्रित सदस्य शामिल हैं। प्रदेश कार्य समिति सांसदों की सूची में राज्य के सभी जिलों को प्रतिनिधित्व दिया गया है और स्थायी आमंत्रित सदस्यों में सीएम पुष्कर सिंह धामी, मंत्री, सांसद और विधायक शामिल है। पार्टी का कहना है कि ये कदम संगठन को मजबूत करने और चुनाव से पहले नेताओं के बीच में बेहतर तालमेल बनाने की रणनीति का हिस्सा है। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। ना फोन ना ऑनलाइन आवेदन, ठाकुर जी के नाम लिखी चिट्ठी और पूरी होती है मनोकामना। नीम काथना आश्रम की अनोखी कहानी। सीकर के नीम काथना स्थित श्री ज्ञानचंद मोदी अपना घर आश्रम में सेवा की अनोखी परंपरा देखने को मिलती है, जहां रोज नवासी परिभोजनों की जरूरतों की चिट्ठी जो है ठाकुर जी के चरणों में समर्पित की जाती है, जिसमें आटा, दाल, तेल, घी, फल, रोजमर्रा की अन्य जरूरी चीजों की मांग लिखी जाती है। आश्रम परिवार का विश्वास है कि भगवान के नाम लिखी ये चिट्ठी समाज के किसी न किसी भामेश्वर के सहयोग से पूरी हो जाती है। आश्रम में रहने वाले जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन, देखभाल और दैनिक जरूरतों की व्यवस्था इसी सेवा भावना से की जाती है। बढ़ते अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। अंबुमनी ने खेती के लिए बिजली कनेक्शनों में देरी की आलोचना की है और कहा कि 60,000 किसानों को इंतजार है। पीएम के अध्यक्ष अंबुमनी रामदास ने तमिलनाडु सरकार से लंबित कृषि बिजली कनेक्शनों को जल्द मंजूरी देने की मांग की है। उन्होंने दावा किया कि 60,120 किसानों के तत्काल योजना के तहत पैसे जमा कर दिए गए हैं, लेकिन उन्हें अब तक कनेक्शन नहीं मिला है। अंबुमनी के मुताबिक किसानों ने करीब 1500 करोड़ रुपए जमा किए हैं और कई ने इसके लिए कर्ज भी लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि देरी से किसानों पर ब्याज और कर्ज का बोझ बढ़ रहा है। उन्होंने सरकार से लंबित किसानों को जल्द मुफ्त कृषि बिजली कनेक्शन देने की मांग भी की है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के बारे में। शहरी गरीबों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी यानी कि PMAYU के तहत 1.25 करोड़ घरों को मंजूरी मिल गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और प्रधानमंत्री आवास योजना U 2.0 के तहत देश भर में 1.25 करोड़ से अधिक घरों को मंजूरी दे दी जा चुकी है। इनमें से 1 करोड़ से ज्यादा मकान बनकर तैयार भी हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे भी जा चुके हैं। योजना का उद्देश्य शहरी गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्का घर उपलब्ध करवाना है। सरकार के मुताबिक योजना के जरिए लाखों परिवारों के आवास का सपना जो है वो पूरा हुआ है। ये थी अब तक की मुख्य और बड़ी खबरें। ऐसी और खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपसे आने वाली खबरें मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें, हम यही दुआ करते हैं। धन्यवाद जी।